हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स के लिए जो आपके 2023 में होने वाली समस्त एग्जाम चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज के इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर हमारी स्टडी विद कॉन्सेप्ट टीम की ओर से ये आपके लिए एक अच्छा तोहफा के रूप में साबित होगा। और इसी सीरीज के अंतर्गत आपको पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है वो दिया जा रहा है और पॉलिटी का सेकंड लेक्चर आपके संविधान के विकास और उससे संबंधित आगे की घटनाओं को आपको बताएगा और जो प्री के क्वेश्चन बनते हैं उनको इसमें ऐड किया करने की कोशिश की गई। संभावना है कि ये आपका रिवीजन करवा दे और उस पॉइंट या वो मुद्दे जहाँ पर प्री के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में बनने की संभावना ज़्यादा रहती है उनका आप पे ध्यान आकर्षित करवा दे। इसी उद्देश्य से ये वीडियो आपको दिया जा रहा है और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के दौरान अगर किसी प्रकार कोई डाउट आपके ऊपर कोई डाउट रहे तो ज़रूर उसको पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी स्टूडेंट जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और साथ ही अगर किसी प्रकार कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं कि सर ये चीज़ कीजिए तो हम ज़रूर उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है कि ज़्यादा हमारे घटना चक्र के वीडियो जो मैडम के द्वारा आपको बताए जा रहे हैं करंट की सीरीज और सी सेट इन चीज़ों को भी साथ में लेके चलो और सर जो टेस्ट सीरीज भी हम करवाते हैं उनको भी साथ में लेके चलो ताकि आप प्री मजबूत हो और डेली आंसर राइटिंग करके क्वेश्चन जरूर शेयर करो। हम क्वेश्चन भी कुछ शेयर कर देंगे आपके प्री लेकिन इस प्री के क्रैश कोर्स निश्चित रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल कोई फीस नहीं ली जा रही है आपसे, बस आपसे एक ही फीस है और वो फीस ये है कि आप उनको अच्छे से पढ़ें, समझें, यूज करें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। इसी उद्देश्य से आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सही चीज़ काफ़ी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो जरूर पूछें। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। उनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो उसमें आपको बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ से हमारे सवाल ज़्यादा आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक विकास देखेंगे हमारे संविधान का। ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि हमारा संविधान कोई ऐसा तो है नहीं कि दो हालांकि बोला जाता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। ये तो देखो ये तो संविधान सभा द्वारा बनाने की प्रोसेस थी लेकिन इसका डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम से हो रहा था और वो डेवलपमेंट का आधार रखा अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। हालांकि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में सुधार किए लेकिन उसका कहीं ना कहीं भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा। उसमें पहली बार उन्होंने संविधान, लोकतंत्र, शासन, प्रशासन, संसदीय व्यवस्था इनके बारे में बताया। तो काफ़ी इसकी नींव काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। हाँ, लेकिन इसका मेन जो हमारे संविधान में जो दिखाई देता है प्रभाव वो 1935 का एक्ट और 1919 का एक्ट, इन दोनों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन प्रोविज़न हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रीलिम्स के वहाँ से पूछे जाते हैं कि किस एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न किया गया था और वो प्रोविज़नों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आखिर ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा क्यों किया? तो देखो सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी भारत में आई किसके लिए? व्यापार के लिए। भारत में उसको ट्रेड करना था क्योंकि भारत उस टाइम व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर मसाले या जो रेशमी मतलब वस्त्र, सूती वस्त्र धो गए उसके लिए भारत काफ़ी आगे था। तो ये यहाँ से क्या करती है, यहाँ से वस्तुएं खरीद करके और यूरोप में ले जाते थे। लेकिन मैं इससे पूरे दृष्टिकोण को समझाने से पहले आपको थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू भी बताऊंगा कि आखिर कंपनी की पॉलिसी क्या थी, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखा गया था और उसी आधार पर फिर हम एक एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आ जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगा, देखो अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ कि कैसे इन्होंने ये डेवलपमेंट किया, कैसे 1773 का एक्ट आया, फिर 1782 का आया, 1784 का आया, फिर 1793 का आया या एक्सेट्रा जो बाद में इनके एक्ट आए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इनसे पहले आप थोड़ा सा ब्रिटिश कंपनी की नीतियों को समझो कि क्या चीज़ें थी वहाँ पर कि उन्होंने ऐसा किया। अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो आपको ये फैक्ट फिगर जो इनमें जितने भी सारे प्रोविज़न आपको दिख रहे हैं, जितने भी सारे प्रोविज़न आपको देखेंगे इसमें ये रेगुलेटरी एक्ट में, तो ऐसा इन्होंने क्यों किया वो आपकी समझ में आ जाएगा अपने आप। तो उससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे।
एक बार आप उस बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लें, उसके बाद इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ध्यान रखना कि ब्रिटिश कंपनी आई, तो देखो ब्रिटिश कंपनी आई किसके आधार पर, उन्होंने क्या किया भारत में उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है पहले बात तो, उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक कंट्रोल करे, लेकिन कैसा कंट्रोल करे, राजनीतिक कंट्रोल करे, लेकिन वो है अपने हितों की पूर्ति उस देश के माध्यम से करे। तो इसमें होता है एक देश होता है मातृ देश, और एक देश होता है जिसपे उपनिवेश स्थापित किया जाता है, यानी जिसपे कंट्रोल किया जाता है। यानी कि मातृ देश में आएगा ब्रिटिश और इसमें आएगी इंडिया। तो ये ब्रिटिश है, ये इंडिया पे कंट्रोल करेगी और इंडिया की सारी नीतियां इसके हितों के अनुरूप होंगी। यही उपनिवेश होता है। तो उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश एक ऐसी विचारधारा, प्रणाली, अवधारणा कहते हैं जिसमें एक देश मतलब एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल करके अपने हितों की पूर्ति करता है। हालांकि उपनिवेश का संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से माना जाता है, लेकिन किसी भी जो देश है उसमें आर्थिक संबंध पर नहीं, बल्कि वहाँ के राजनीतिक, संस्कृति, कल्चर सभी पर प्रभाव पड़ता है अगर इन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया था। तो इसी उपनिवेश बात को हम बोल देंगे। और यहीं से, इसी उपनिवेश से जो कंपनी पहली बार आई और कंपनी ने धीरे धीरे अपना यहाँ पर अपना राजनीतिक जो स्टार्टिंग करी, और राजनीतिक स्टार्टिंग करने के बाद जो उन्होंने अपने उपनिवेश हितों को पूर्ति करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई, वो नीतियों को हम एक बार समझेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इन एक्टों को पढ़ेंगे, तब आपके समझ में आ जाएंगे और तब आप इनको भूल नहीं पाओगे। तो वो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे, हालांकि वो आपको पहले पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम उपनिवेश के चरण देखेंगे। उपनिवेशवादी चरण, उपनिवेशवाद के 3 चरण माने जाते हैं, उनको हम एक एक को बताएंगे। एक होता है जैसे प्रथम वणिकवादी या वाणिज्यिक चरण, एक होता है औद्योगिक पूंजीवादी चरण, और एक होता है वित्तीय पूंजीवाद चरण। अगर इनको क्लासिफिकेशन करें तो ये होता है 1757 से लेकर 1813 के एक्ट तक। इसको क्लासिफिकेशन करें तो ये होगा 1813 से लेकर के 1858 के एक्ट तक, और इसको देखें तो 1858 से लेकर 1947 एक्ट। तो आप अगर इनको समझ जाओगे तो इस दौरान जो इनकी नीतियां आएंगी, जो इनके एक्ट आएंगे, जो इनके प्रोविजन आएंगे, उनका उद्देश्य क्या रहेगा। तो इस दौरान जितनी भी नीतियां आएंगी उनका उद्देश्य ये रहेगा, इस दौरान जो भी नीतियां आएंगी उनका उद्देश्य औद्योगिक पूंजीवाद रहेगा, इस दौरान जो भी नीति आएंगी उनका उद्देश्य ये पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद रहेगा। अब एक एक चरण को मैं अगर तुमने आपको बताऊं तो सबसे पहले वणिकवादी चरण को देखते हैं। ये वणिकवादी चरण था 1757 में, जब इन्होंने खलासी का युद्ध किया और इनका दीवानी पर अधिकार हो गया, दीवानी अधिकार हो गए थे। जब इनके दीवानी अधिकार हो गए, यानी कि इनको राजस्व वसूलने का अधिकार हो गया था खलासी के युद्ध में। और उसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध में, तो आपको पता है कि बक्सर का युद्ध इनके लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि जो भारत में दिल्ली का शासन था, मुगल शासन, वो भी बक्सर के युद्ध में इनके अधीन आ गया था। तो बक्सर का युद्ध बहुत ही ज़्यादा निर्णायक युद्ध इनका माना जाता है। तो यहीं से इनका ये चरण स्टार्ट होता है। तो वणिकवादी चरण, ये इसकी अगर टाइम देखें हम तो 1757 से लेकर के 1813 के बीच में इसको माना जाता है। अब वणिकवादी चरण बोलते हैं, वणिकवादी पूंजीवाद बोलते हैं इसको। पूंजीवाद का शब्द जहां आ जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मैक्सिमम हित प्राप्त करना, मैक्सिमम लाभ की प्राप्ति। ये पूंजीवाद का एक मतलब एक कीवर्ड बोलते हैं पूंजीवाद को। ये पूंजीवाद एक वैसी विचारधारा है जिसमें अधिकतम लाभ की बात की जाती है। तो वणिकवादी जो पूंजीवाद का जो चरण है 1757, इसमें क्या था इनका उद्देश्य। देखो, इसमें कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यहाँ व्यापार करती थी। और व्यापार क्या करती थी, भारत से तैयार माल ले जाती थी और यूरोपीय बाजारों में उसको बेचा जाता था। और इससे बड़ी मात्रा में ये कंपनी व्यापारिक थी, व्यापारी की तरह थी। बड़ी मात्रा में यहाँ से जो तैयार माल है, जैसे सूती वस्त्र है ना, या मसाले हैं, है ना, ये जो भी भारत में उस टाइम होती थी, वो सारी वस्तुओं के यहाँ ले जाकर के यूरोपीय बाजार में बेची जाती थी। और यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांगे थी, इसलिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि अब तक जो 1757 से पहले इनको प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इनको जो भारतीय वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी, भारतीय वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी, उनके लिए चाहिए था इनको पैसा।
अब ये क्योंकि रीजन क्या है कि दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता था वस्तु विनिमय, लेकिन चूंकि यूरोप में निर्मित होने वाली कोई भी वस्तु भारत के काम की नहीं थी, इसलिए यूरोप के जहाँ पर यूरोप में छोटा मोटा उत्पादन होता था वस्तुओं का, वो भारत के इंपॉर्टेंट नहीं था, भारत की दुनिया को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनको फिर भारत को पैसा देकर ही खरीदना पड़ता था। तो पहले क्या करते कि ये कंपनी जब आई तो सोने और चांदी इनके माध्यम से भारत में क्या करती थी, सोने और चांदी को देती थी और उसके बदले भारत में से वस्तुएं खरीदती थी और उनको वस्तुएं मसाले या जो भी चीज़ें उनको खरीद करके यूरोपीय बाजार में ले जाती थी। इससे क्या होता है कि सोने चांदी बहुत बड़ी मात्रा में भारत की ओर आ रहे थे और यूरोपीय जो ब्रिटिश क्षेत्र है या यूरोपीय क्षेत्र में इनकी कमी पड़ने लगी। तो फिर यूरोपीय इसके बाद उन्होंने यूरोप, आपको पता है ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका में स्थापित हो गया था, तो वहाँ से सोने की खानों में से, दक्षिण अमेरिका में से सोने की खानों से या चांदी लाई जाती थी और भारत में उसको बेचता था। लेकिन इससे ज़्यादा फायदा यूरोप में से क्या होता था कि चांदी का निष्कासन हो रहा था, ब्रिटेन से चांदी का निष्कासन भारत की ओर हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर दबाव बनाया कंपनी पे कि आप हमारी वस्तु ले जाकर के इंग्लैंड इंडिया में बेच दे रहे हो और वहाँ से जो वस्तु ला रहे हो उससे आपको फायदा तो हो रहा है, लेकिन वो ब्रिटेन के डेवलपमेंट में ज़्यादा भूमिका नहीं निभा रही, क्योंकि ये भारत से करे जाते थे मसाले। अब देखो, सोना चांदी को देके जाते थे, मसाले लेके जाते थे। इससे क्या होता है कि मसाला का आपको पता है खाने पीने के बाद कोई यूज होता नहीं है, लेकिन चांदी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ग्रोथ कर रही थी, मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए या भारत के जो भंडार है वो बढ़ते जा रहे थे। तो इससे कंपनी जो ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे जो चांदी और सोने के भंडार है वो सीमित हो रहे हैं। फिर कंपनी को दबाव बनाकर फिर कंपनी ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम राजनीतिक रूप से अपना क्या करें, एक क्षेत्र लें, राजनीतिक क्षेत्र लें और वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से राजस्व वसूलेंगे और यहाँ से वसूले राजस्व से क्या होगी, इनकम प्राप्त होगी और इसी इनकम से क्या करेंगे, इंडिया में वस्तुएं खरीदेंगे और वस्तु खरीद कर इनको ब्रिटेन में ले जाएंगे। इसी चरण को बोलते हैं। और यहीं से इसलिए ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है क्यों कंपनी अपने आई तो व्यापार के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से क्यों प्रभावी बढ़ी, क्योंकि उसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक कंट्रोल करना उसकी एक मजबूरी हो गई थी। अगर उसको व्यापार को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए उसको राजस्व चाहिए, उसके लिए इनकम चाहिए, ताकि वो भारत की वस्तुओं को खरीद सके और यूरोपीय बाजार में उसको बेचा जा सके। इसी उद्देश्य से कंपनी ने यह किया। तो ये इतनी चीज़ें, इतना बैकग्राउंड क्रिएट हुआ और इसके बाद फिर कंपनी ने अपना राजनीतिक कंट्रोल चालू कर दिया और 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध में कंपनी पहली बार एक सेंट्रल पॉलिटिकल कंट्रोल के रूप में उभर के आई और पहली बार उसने मतलब भारत का जो सेंट्रल एम्पायर था, जो मुगल एम्पायर था, उसको भी अपने अधीन कर लिया और वहाँ से उन्होंने अपने रेवेन्यू राइट्स अपने कंट्रोल में ले लिए और यहीं से कंपनी को भू राजस्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया और इसी उद्देश्य को बोलते हैं बणिकवादी चरण। तो बणिकवादी चरण में क्या उद्देश्य था इनका, अगर हम देखें इसको मर्केंटाइल फेज बोलते हैं, जो 1757 से और 1813 तक चला। और इससे मर्केंटाइल जो फेज है इसमें क्या था, जिसे हिंदी में बोलते हैं बणिकवादी चरण या बणिकवादी पूंजीवाद भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि भारत से राजस्व वसूलना तथा उसके बदले उसका बड़ा भाग, उसका जो राजस्व वसूल होगा उसका बड़ा भाग निवेश, निवेश व्यापार में निवेश करना। यानी कि भारत से, यानी कहने का मतलब ये यहीं से पैसा लेना, उसको यहीं की वस्तुओं को खरीदना और फिर उन वस्तुओं को ले जाकर के यूरोप के मार्केट में बेचना, इससे लाभ कमाना कंपनी का ये काम था। यानी कि अब कंपनी सोने चांदी नहीं लेके आएगी, अब भारत से ही भू राजस्व वसूल करके और उसी से अपना पैसा, उसी से व्यापार में निवेश करेगी। तो इस दौरान कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। तो कंपनी किसी भी स्थिति में अपना खर्चा ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि खर्च ज़्यादा करेगी तो व्यापार के लिए जो चीज़ें, व्यापार में निवेश के लिए वस्तुएं नहीं बचेंगी, इनकम नहीं बचेगी, तो इसलिए वो खर्च को सीमित रखेगी। तो इस दौरान इनकी जितनी भी नीतियां आएंगी वो सारी नीतियों का एक ही उद्देश्य रहेगा, खर्च को कम से कम किया जाए, राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाए और फिर उसको व्यापार में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार का लाभ कमाया जाए। ये इनकी नीतियाँ थी। तो बणिकवादी चरण का उद्देश्य था कि अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग व्यापार में निवेश किया जा सके। ये इसका चरण था। अब इसमें नीति देखो, अब अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जब इनको पता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है तो कम से कम खर्च करना है, तो कम से कम खर्च करने के लिए कंपनी कभी भी अपने व्यय को नहीं बढ़ाना चाहेगी,
वो सारे प्रोविजन अपनाएगी जिससे उसका कम से कम व्यय हो। तो इस दौरान इनके जो भी एक्ट आएंगे, जो भी नियम आएंगे, उनमें एक्टों में आप देख लेना कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आएगा जो ज़्यादा इनका व्यय को बढ़ाए। इस दौरान इनका वही प्रोविजन आएगा जो इनके व्यय को कम करें, इनके व्यापार को ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इनको निवेश को बढ़ाएं, व्यापार के निवेश है उसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको रेवेन्यू दें। इसी दौरान जितने भी एक्ट आएंगे इनके, चाहे 1773 से लेकर के और 1813 तक के जितने भी एक्ट आएंगे, वो सारे एक्ट हैं, वो सारे एक्ट में एक तो क्या रहेगा कि कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। क्योंकि देखो, अगर ब्रिटेन में से 4-5 कंपनियां भारत में आ जाती है खरीदारी के लिए, तो क्या होता है कि भारत में जब 4-5 जब खरीदार ज़्यादा आ जाते हैं तो बेचने वाले की वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्या है कि भारत में उनको वस्तु महंगी मिलती, तो फिर यूरोप के मार्केट में और ज़्यादा महंगी बेचनी पड़ती। अब क्या करती कि ब्रिटेन सरकार ने एक नीति चलाई, उन्होंने बोला कि हम किसी और कंपनी को जाने नहीं देंगे। अकेली कंपनी अगर ब्रिटेन की अकेली कंपनी यहाँ पर आएगी, एक कंपनी, तो वो क्या है कि भारतीय मार्केट में सस्ती खरीदेगी, क्योंकि बेचने वाले अगर ज़्यादा है और खरीदने वाले अगर कम है तो खरीदने वाले को फायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटेन में से ज़्यादा कंपनियां ना आने दी, एक ही कंपनी आने दी, ताकि भारतीय मार्केट में उनको ज़्यादा वस्तुएं महंगी ना मिले। और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश, ध्यान रखना इस दौरान में ध्यान रखना 1813 तक की इनकी जो नीति है उसमें कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। किसी अन्य कंपनी को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस दौरान ये कंपनी एक व्यापारी के रूप में थी और इसमें यह था कि इनका उद्देश्य था कि व्यापारी कम से कम मूल्य में खरीदे। और इसलिए अगर भारत से कम मूल्य में खरीदेंगे तो ब्रिटेन के यूरोप के जो बाजार है उसमें भी इनको वस्तुएं हैं वो सस्ती बेचनी पड़ेगी, तो ब्रिटेन की दुनिया को भी इससे फायदा होगा। और इसी उद्देश्य से इन्होंने, ध्यान रखना, इस बणिकवादी चरण में एकमात्र कंपनी को ही परमिशन दी थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अभी अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे तो 1813 के एक्ट के बाद चेंजेज होंगे चीज़ें, फिर 1858 के एक्ट के बाद चीज़ें चेंजेज होंगी। तो ये रीजन ध्यान रखना, इसी पॉलिसी के आधार पर इनके चेंजेज होंगे। तो पहले बात, बणिकवाद का आप उद्देश्य समझ गए होंगे। तो इस दौरान राजनीतिक नीति क्या रहेगी इनकी, अगर हम राजनीतिक नीति देखें इनकी कंपनी की, राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिसी अगर हम इनकी देखें तो पॉलिटिकल पॉलिसी क्या रहेगी, घेरे की नीति। घेरे की नीति का मतलब क्या होता है कि ये कोई शत्रु राज्य है इनका, तो इधर मित्र राज्य है, तो ये इनके फ्रेंड हो गए, ये फ्रेंड हो गए, इनके साथ मिल करके इस पे अटैक करवाएंगे। अब इसमें क्या होता था, ये कंपनी है, कंपनी क्या करेगी इसमें, देखो, इनके साथ मिल करके इन पे अटैक करवाएगी। इस दौरान कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी का खुद का कोई खर्चा नहीं होगा, सेना भी इनकी इन मित्र राज्यों की, और लड़ेगी इन पे, तो कंपनी कोई खर्चा नहीं होगा। और जब कंपनी ये क्षेत्र इन पे कंट्रोल करेंगे तो कंपनी बोलेगी हमने आपको इतना सहयोग दिया, हमें आप क्या दे दो, फंड दे दो। तो यहाँ से कंपनी अपना रेवेन्यू कमाएगी और रेवेन्यू कमा कर कंपनी खाने बेस करेगी व्यापार में। तो देखो, कोई खर्च नहीं किया, रेवेन्यू कमा दिया और व्यापार में निवेश कर दिया। तो पॉलिटिकल पॉलिसी ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को मतलब घेरे की नीति अपनाई। अब युद्ध करते तो युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा होता, इसलिए इस दौरान अगर युद्ध भी करेंगे तो बहुत सीमित लेवल पर युद्ध करेंगे या संधियाँ ज़्यादा करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो आप देख लेना कि अगर इनका मैसूर का युद्ध हुआ है तुरंत संधि कर ली, मराठा युद्ध हुआ है 1782 में तो संधि कर ली, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। तो युद्ध को बहुत कम से कम करने की कोशिश की इस दौरान में, और शांति की नीति अपनाई ताकि खर्च ना हो, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्च होता है और कंपनी खर्च करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तो पॉलिटिकल नीति इनकी कैसी थी, घेरे की नीति। तो इस दौरान जो भी इनके एक्ट के प्रोविजन आएंगे वो पॉलिटिकल पॉलिसी के आप बेस पर अगर आप उसको देखोगे तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आएगा जिसमें ये बढ़ाया जाए कि आप युद्ध ज़्यादा करो। फिर अगर इनकी प्रशासनिक नीति को हम देखें तो इस दौरान प्रशासन नीति, अब आपको पता है प्रशासन में अगर आप बदलाव करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो ये नहीं चाहते कोई ज़्यादा बदलाव करे। इसलिए इन्होंने क्या है कि जो मुगल प्रशासन चल रहा था उसी को अपनाया, बशर्ते इनके हितों के लिए एक तो भू राजस्व व्यवस्था और एक न्याय व्यवस्था, इनमें थोड़ा बहुत इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की। और भू राजस्व व्यवस्था का बदलाव क्यों किया, क्योंकि ये चाहते हैं भू राजस्व से ज़्यादा लाभ कमान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इनको मिले, इनकम इनको मिले, इसलिए भू राजस्व को बढ़ाना चाहते थे। और इसलिए आप देख सकते हो कि इस्तेमारी बंदोबस्त है, ये सारी बंदोबस्त इसी दौरान आएंगे, क्योंकि ये एक निश्चित इनकम प्राप्त करना चाहते थे। और इस्तेमारी बंदोबस्त में क्या किया इन्होंने कि जो खर्च होता है ना टैक्स कलेक्ट पे या भू राजस्व जो भू राजस्व है उसको वसूलने पर जो खर्च होता था वो जमींदारों को दे दिया, भाई तुम वसूल, हमें फिक्स दे दो। यानी कि कोई भी खर्च नहीं करना चाहती थी, ये अपनी इनकम जनरेट करना चाहती थी। तो ये इनकी प्रशासनिक नीति कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव करेंगे तो खर्च ज़्यादा होगा। अगर इनकी आर्थिक नीति की हम बात करें तो आर्थिक नीति तो वही है कि इसमें दिक्कत क्या हुई थी, इसमें भारत में बड़ी मात्रा में धन निष्कासन हुआ। कैसे हुआ कि भाई ये इंडिया है और ये है ब्रिटेन, ठीक है ना। क्या हो रहा था कि इंडिया से इसमें हो क्या रहा था, इसमें ये हो रहा था कि इंडिया से, अगर इंडिया है, इंडिया से क्या करते हैं ये यहीं से इनको वस्तु खरीदनी है,
तो यहाँ से रेवेन्यू यहीं से लेते, वस्तु खरीदते, पैसा इंडिया का, वस्तु भी इंडिया की, और जाके बेच देते थे कहाँ, यूरोप के बाजार में। तो यूरोप के बाजार से जो पैसा इनको मिलता था वो यूरोप में रह जाता था। इसी प्रकार से इनका धन निष्कासन है वो बढ़ावा मिला। तो इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से धन निष्कासन हुआ। अगर इनकी सामाजिक नीति हम इस दौरान देखें तो देखो सामाजिक नीति इनकी ऐसी रहेगी। देखो अगर आप समाज में बदलाव करोगे तो आपको कुछ रूढ़िवादी है वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और वो आपसे दिक्कत खड़ी करेंगे। तो इससे आपकी व्यापार में दिक्कत आएगी, बाधाएं आएंगी। इन्होंने सामाजिक नीति के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये नहीं चाहते कि ज़्यादा खर्च हो। और सांस्कृतिक नीति थी, अगर दौरान इनकी सांस्कृतिक नीति देखें तो प्राच्यवादी थी। प्राच्यवादी कहने का मतलब ये था कि भारतीय जो प्राचीन जो व्यवस्थाएं थी, संस्कृति थी, वो काफ़ी विकसित थी, और चूंकि बीच में वो संस्कृति थोड़ी अच्छी नहीं थी, हम आए आपकी संस्कृति को सही करने के लिए, यानी कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ें कर रहे थे। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ज़्यादा बदलाव वाली नहीं की। सांस्कृतिक क्षेत्र में ये भारतीय जो संस्कृति है उसको काफ़ी महत्व दे रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना इस दौरान देखो वणिकवादी चरण में इनका उद्देश्य देखो, इनकी नीति देखो। अब इसी बेस पे जितने भी 1757 से लेकर के 1773 से लेकर 1813 के जितने भी एक्ट आएंगे उसमें क्या क्या प्रोविजन हो जाएंगे वो आपको इससे पता लग जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा समझ के उससे लिंक किया तो। और जब मैं आपको बताऊंगा तो लिंक करूंगा ऐसा किया तो उन्होंने क्यों किया। इसके बाद अगर दूसरा चरण देखें तो इनका होता है दूसरा चरण औद्योगिक चरण। हुआ क्या था कि 18वीं शताब्दी के एंड में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। अब इंडस्ट्रियल तो रेवोल्यूशन हुई ब्रिटेन में। इससे क्या हुआ कि वहाँ वो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तो बड़ी मात्रा में वस्तुएं निर्मित होने लगी। भाई इनके यहीं उद्योग हो गए तो वस्तुएं विनिर्माण करने लगे। अब विनिर्माण करने लगे तो वस्तुएं बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत इनको उद्देश्य था कि भारत को बाजार बनाया जाए, यानी कि भारत में तैयार वस्तु, अब उल्टा हो गया, भारत में तैयार वस्तुएं बेची जाए और कच्चा माल खरीदा जाए। तो इस दौरान इनकी जो नीति होगी वो इसी नीति पर आधारित होगी कि भारत में विनिर्मित वस्तुओं को बेचा जाए और तैयार वस्तुओं को खरीदा जाए। तो इनकी जो नीति थी इस दौरान जो औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत इनका मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को मार्केट के रूप में यूज किया जाए। तो इस दौरान इनकी जो राजनीतिक नीति क्या होगी, तो अगर आप राजनीतिक नीति को देखोगे तो भाई अगर आप किसी क्षेत्र को अपना बाजार बनाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पे आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तभी वो आपकी वस्तुएं खरीद पाएगा। अदरवाइज दूसरा राज्य आपको परमिशन ही नहीं देगा, दूसरा राज्य आपकी वस्तु को बेचने नहीं देगा। तो इस दौरान इनकी राजनीतिक नीति क्या रही कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर कंपनी का प्रत्यक्ष कंट्रोल हो, ये चीज़ थी। तो आप देख सकते हो कि 1813 से लेकर 1858 तक इन्होंने कितने राज्यों को अपने अंडर में किया। मैसूर को पूर्ण रूप से इसी दौरान कंट्रोल किया था, मराठा को भी पूर्ण दौरान इसी में कंट्रोल किया था, पंजाब की अगर बात करें तो इसी दौरान इसी में कंट्रोल किया था। डलहौजी की जो नीति थी वो डलहौजी की जो नीति है जिसमें आप कह सकते हो कि वो दत्तक पुत्र को प्रतिषेध किया गया था, उसके बाद उसने सतारा और झांसी इनको अपने प्रत्यक्ष कंट्रोल में कर लिया था, उसका उद्देश्य यही नीति थी। तो अगर आप देखोगे तो इस दौरान इनके जितने भी एक्ट आएंगे उन एक्टों में एक नीति ये जरूर आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में कंट्रोल करेंगे, अपने क्षेत्र है उसको बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको बाजार चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इनका कंट्रोल होगा वहीं पर ही वस्तु ज़्यादा बेच पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाजार को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उनके इस दौरान जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। तो 1813 के बाद 1858 में जितनी भी नीति आएंगी इनकी, ये सारी नीतियों का उद्देश्य एक रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में विनिर्मित वस्तुओं को बेचा जाए। और ध्यान रखना, अब देखो पहले क्या था, इसी दौरान ध्यान रखना, पहले क्या था कि कंपनी का एकाधिकार था, क्योंकि कंपनी अकेली खरीदार रहेगी। अगर कंपनी अकेली खरीदार रहेगी तो इससे भारतीयों को क्या होगा, भारतीय मार्केट में इनको सस्ती वस्तु मिलेगी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब कंपनियों को खोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो बेचें, यानी ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां अब भारतीय मार्केट में प्रवेश करके अब अपनी वस्तुएं बेच सकती हैं। तो अब इन्होंने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर देंगे। तो यही चीज़ें इनमें देखने को मिलेगी। तो इसमें देखेंगे हम इस दौरान, आप देखो अगर इनकी प्रशासनिक नीति अगर हम देखेंगे तो देखो अब इनको प्रशासन में इनके व्यापार के हितों के अनुसार या इनकी विनिर्मित वस्तुओं के आधार पर बनाना है, तो इनको क्या करेंगे, प्रशासनिक में काफ़ी बदलाव करेंगे ताकि सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो सके। तो हम वो चीज़ें, इसके बाद अगर इनकी हम देखें सामाजिक नीति, तो देखो अब इस समाज में बदलाव करेंगे, क्योंकि देखो अब क्यों करेंगे बदलाव, ये चीज़ें देखो एक तो है यूरोपीय सोसाइटी, यूरोपीय समाज, और एक है भारतीय समाज।
यूरोपीय समाज है आध्यात्म भौतिकतावादी, यानी कि खाओ पियो और मौज करो वाला चीज़ है। तो यहाँ तो लोगों का एक ही है कि खाओ पियो मौज करो, इसी में ज़िंदगी है, कोई जोड़ो मत हो किसी को लिए, किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं कि अगले जन्म के बारे में सोचो, कुछ मत सोचना है, जो है यहीं खाना है पीना है खर्च करना है। भारतीय समाज है आध्यात्मिकतावादी। ये क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को मतलब बहुत सीमित लेवल पर खाते थे, मतलब बहुत सीमित, मतलब इनका कंज्यूमिंग बहुत सीमित थी, और इनकी क्या है धोती कुर्ता पहनने, मतलब इनकी जो वस्तुएं की मांग थी वो सीमित थी। तो अब ब्रिटेन को क्या सोचा कि ब्रिटेन ने सोचा कि यदि भारतीय लोगों के व्यवहार को नहीं बदलेंगे तो हमारी वस्तुओं की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो भौतिकता वाली चीज़ें बनाते हैं और भारतीय लोग तो भौतिकता वाली चीज़ों को कंज्यूम ही नहीं करते। तो अगर भारतीयों को, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, अगर भारतीय पुराने ढर्रे पे ही चलते रहेंगे, अगर भारतीयों के विचारों को नहीं बदलेंगे तो किसी भी स्थिति में हमारी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसमें क्या किया, उन्होंने शिक्षा का विकास कर दिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन किए, ताकि जो भारत में रूढ़िवादी परंपरा है उसको थोड़ा तोड़ा जाए हम, और शिक्षा के माध्यम से वो भारतीयों के विचारों को बदलना चाहते थे और एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते थे जो उनकी वस्तुओं की कंज्यूमिंग कर सके, जो उनकी वस्तुओं को उपभोग कर सके। तो इस दौरान जितनी भी इनकी नीतियाँ आएंगी उसमें समाज में परिवर्तन में सहायक रहेंगी, चाहे ये सती प्रथा को उन्मूलन हो, चाहे विधवा विवाह का समर्थन हो, है ना, ये सारी चीज़ें इनका योगदान रहेगा। तो इनके जितने भी एक्ट आएंगे इस दौरान, तो सारे एक्टों में सामाजिक परिवर्तन आपको दिखेगा। इसके बाद अगर इनकी सांस्कृतिक नीति देखें हम, तो उपयोगितावाद पर आधारित होगी। ये क्या होता है, उपयोगितावादी एक विचारधारा होती है। अगर आप इसको बेंथम ने दिया था सबसे पहले, एक बेंथम विचारक है, ये कहती है अधिकतम सुख की प्राप्ति करो, अधिकतम सुख के लिए अधिकतम वस्तु कंज्यूम करो। तो जो भारत की जो विचारधारा पहले चल रही थी प्राच्यवादी, यानी पहले प्राच्यवादी का समर्थन थे, अब ये प्राच्यवादी से होकर के आंग्लवादी का समर्थन हो गए, यानी कि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति ज़्यादा बेहतर है, भारतीय सभ्यता संस्कृति ज़्यादा बेहतर नहीं है। और उन्हीं विचारों को प्रचार करके भारतीयों को ये कंज्यूमर बनाना चाहते थे, उपभोक्तावादी बनाना चाहते थे। तो इस दौरान इनकी नीतियाँ इस प्रकार से रहेंगी। तो जो भी 1858 तक, यानी कि 1813 के एक्ट से लेकर के 1858 तक के एक्ट तक जितनी भी इनकी नीतियाँ आएंगी, जितनी उनके जितने भी एक्टों के जो प्रोविजन होंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो मैं ये देखो, चाहे तो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता करके बता सकता था, लेकिन चूंकि आपको याद रहे, क्योंकि इतने एक्ट है 1757, 1784, 1791, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1935, 1919, इतने एक्ट, 1947, अगर इतने एक्टों को अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे तो याद रटोगे, हाँ भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जो आंसर आएगा उसको आप नहीं कर पाओगे। तो हम पढ़ेंगे फैक्ट्री, लेकिन एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा चरण है इनका, वह वित्तीय पूंजीवाद। ये हो गया 1858 से लेकर 1947 तक। इस दौरान इनका उद्देश्य ये था कि देखो, एक तो 1857 जैसा कोई विद्रोह दोबारा ना हो, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ, इनको बहुत बड़ा झटका लगा और इनको एक बार डर भी पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं हमें भारत से भागना ना पड़ जाए। तो 1857 जैसा कोई भी विद्रोह दोबारा ना हो, इनका एक उद्देश्य था। दूसरा क्या हुआ कि जो औद्योगिक चरण था उसमें व्यापार के माध्यम से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया। अब पैसे जब इनके पास आ गए थे, ब्रिटेन के उद्योगपतियों के पास, तो उनको निवेश करने के लिए भी मार्केट चाहिए। तो इस दौरान इनको भारत में निवेश की बात बढ़ाई, तो भारत में निवेश को बढ़ाया। और ध्यान रखना, भारत में निवेश करते टाइम में इन्होंने बहुत कूटनीति अपनाई। इन्होंने भारत में निवेश वो औद्योगिक निवेश नहीं किया। अगर भारत में औद्योगिक निवेश करते तो ब्रिटेन के उद्योग बंद हो जाते, क्योंकि भारत में लेबर बहुत सस्ता है। तो अगर भारत में उद्योगों में निवेश किया जाता था, यहाँ सस्ता मिलता है इनको लेबर, तो यहाँ के उद्योग बहुत एडवांस बढ़ जाते और ब्रिटेन के उद्योगों को कंपटीशन देते। इसलिए इन्होंने किसी भी स्थिति में उद्योगों में निवेश नहीं किया, क्योंकि अगर भारत के उद्योग आगे बढ़ गए तो ब्रिटेन के उद्योग बंद हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने निवेश क्या किया, कृषि में निवेश किया। और वो भी क्यों, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कृषि में निवेश करते। तो 1858 के दौरान में जो भी इनके 1858 के बाद जो भी नीति आएंगी उनमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर एक तो ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा युद्ध बुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्धों की वजह से 1858 का जो 57 का एक्ट है जो विद्रोह हुआ, तो इसलिए ज़्यादा क्षेत्रों को विस्तार नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। तो उन्होंने राजनीतिक नीति में थी कि देखो, प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे अपनी पावर है वो बढ़ाते जाएंगे। और इस दौरान क्या करेगी कि कंपनी से ब्रिटिश संसद की ओर पावर ट्रांसफर होती जाएंगी, यानी कंपनी पे कंट्रोल कम होता जाएगा और ब्रिटिश संसद का प्रभाव भारत में बढ़ता चला जाएगा। ऐसे प्रोविजन इन एक्टों के अंतर्गत किए जाएंगे।
चाहे आप बात कर सकते हो 1858 के एक्ट में, तो उसने कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसी को समाप्त कर दिया। यानी कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास इसके दौरान बाद किया जाएगा। और जितने भी एक्टों के प्रोविजन आएंगे उसमें संसद की जो सर्वोच्चता है, ब्रिटिश संसद है, उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इस दौरान आर्थिक नीति भी इनकी ये थी कि निवेश किया जाए। सांस्कृतिक नीति ये थी कि ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 1857 से पहले जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप किए, समाज सुधार किए, तो रूढ़िवादियों ने, इन्होंने रूढ़िवादी थे भारत में, उन्होंने सोचा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए 1857 के विद्रोह में वो भी शामिल हो गए। और 1857 को विद्रोह का कहीं ना कहीं एक कारण ये जरूर था कि जो रूढ़िवादी, उन्होंने माना कि ब्रिटिश जो कंपनी है वो उनके धर्म को भ्रष्ट कर रही है, तो इसलिए भी ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद इनके साथ हो। तो पूरा बैकग्राउंड देखो, 1857 से लेकर इतना, ये इतनी नीति आई, इतने चरण आए, आप इनको हिस्ट्री में वो अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू बताया कि इनकी इस दौरान जो 3 चरण है, इनकी नीतियाँ क्या क्या रहेंगी, किस तरीके से अपनी नीतियाँ बनाएंगे, तो इसी नीतियों के आधार पर इनकी जो एक्ट है उनके प्रोविजन आएंगे। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब हम एक एक एक्ट के प्रोविजन है उसको देखते हैं कि एक्ट के प्रोविजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसमें जो फ्री के सवाल है उनको भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा टॉपिक था वो हमने थोड़ा सा इसमें लक्ष्मीकांत से लिया, कुछ हमारे जो नोट्स हैं उसको भी इसमें जोड़ा है, और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताई गई है। सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल, तो आपको पता ही तो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, और एक चार्टर के माध्यम से जो एलिजाबेथ प्रथम है वो उनको एक अधिकार प्रदान करती है कि जाओ आप भारत में व्यापार कर सकते हो। और ये कंपनी एक तरह से प्राइवेट फर्म थी, इसमें प्राइवेट लोग शेयर होल्डर थे, और ब्रिटिश की महारानी का भी इसमें शेयर था। तो ये शेयर होल्डर के रूप में भारत में आए, और धीरे धीरे जब मैंने आपको बता दिया कि आखिर का क्या कारण था कि जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी वो राजनीतिक रूप से अपना कंट्रोल करने लग गई, तो उसका रीज़न ये था कि जो उनके व्यापारिक उद्देश्य है उसमें निवेश के लिए इनकम चाहिए थी, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापारिक कार्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक अधिकार भी कर लिए। और इसके कारण 1757 का प्लासी का एक्ट मतलब युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल किया। और 1765 के युद्ध में इनको, 1765 में जो इलाहाबाद संधि हुई, उसके बाद जो मुगल शासक था उन्होंने इनको सारे अधिकार सौंप दिए। तो 1765 के बाद इनको दीवानी अधिकार मिल गए, अर्थात अब ये राजस्व और दीवानी न्याय के सारे अधिकार इनके पास आ गए थे। तो कंपनी धीरे धीरे बाहर से रेवेन्यू कमाने लग गई। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का साम्राज्य विस्तार होता गया, तो कंपनी के कंट्रोल में नहीं थी सारी चीज़ें, हर चीज़ कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। कंपनी क्योंकि व्यापारिक संस्था थी और शासन चलाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है। तो फिर जब 1858 का विद्रोह हुआ, तो आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं कंपनी से शासन ब्रिटिश संसद को लेना पड़ा। तो 1858 के एक्ट में अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। उससे पहले भारत में किसका शासन था? कंपनी का शासन। 1857 के बाद भारत में शासन हुआ, वो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, और ये 1947 तक चला। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद वो शासन समाप्त हो गया। तो इस दौरान ये चीज़ थी कि भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया तो भारत को संविधान बनाना है। तो भारत में सबसे पहले अगर संविधान की बात करें तो 1934 में एम.एन. राय ने इसका सुझाव दिया कि भारतीयों के लिए भारत का एक संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद 1946 में एक संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद किया गया था। कैबिनेट मिशन आया, उसने पूरी रूपरेखा तैयार की कि संविधान सभा कैसी होगी, उसके सदस्यों का चयन कैसे किया होगा, उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये सारे प्रोविजन उसके अंतर्गत दिए गए थे। और इसके बाद भारत में धीरे धीरे वो चीज़, तो कुल मिला के ये बताया गया है कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश संसद की जो एक्ट है वो भारत के संविधान विकास में सहयोग दिया। तो अब देखो 1773 के एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने मेरी जो नीतियां हैं उनको अगर देखा एक बार अच्छे से कि किस, तो 1773 का अगर ध्यान करें तो मैंने बताया था कि 1757 से लेकर के 1813 तक इनकी जो नीति है वो वाणिज्यवादी नीति थी, और वाणिज्यवादी में व्यापारी के रूप में थे, और इनका उद्देश्य था कि कम से कम खर्च किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। तो इस दौरान कोई ज़्यादा अपना प्रशासनिक बदलाव नहीं करेंगे। 1773 के एक्ट में ये कंपनी का एक्ट था, है ना सॉरी, ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक एक्ट था, जिसके अंतर्गत ये था कि कंपनी के कार्यों को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी अब बहुत बड़ा जो कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी नहीं रही,
अब वो राजनीतिक रूप से भी कंट्रोल हो गई और उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर कंपनी की पावर बढ़ जाती तो हो सकता है कि ब्रिटेन की संसद को भी एक समय बाद चुनौती दे दी, क्योंकि ब्रिटेन जैसा देश के साथ साथ उनके इन कंपनी के देशों के पास भारत जैसा बड़ा साम्राज्य उनके पास था, तो ये भी चुनौती दे सकती थी, क्योंकि इनके पास भी सेना थी, इनके पास थी आर्थिक व्यवस्था थी। तो इसलिए ब्रिटेन की जो संसद थी उसने सोचा क्यों ना इन पे कंट्रोल किया जाए। तो ब्रिटेन की संसद ने धीरे धीरे इन पे कंट्रोल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, जिसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का एक्ट, जिसका उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया जाए, ताकि कंपनी, क्योंकि कंपनी अब व्यापारिक नहीं रही बल्कि राजनीतिक हो गई, और राजनीतिक जब हो गई तो उसको डेफिनेटली उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। नहीं तो कंपनी की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती, तो कंपनी के पास सेना भी थी, कंपनी के पास हथियार मतलब आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत थी, तो कंपनी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो सांसद थे या ब्रिटेन की सरकार थी उसी को चुनौती दे देती। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने सोचा क्यों ना कंपनी को कंट्रोल किया जाए। और इसमें पहली बार 1773 के एक्ट में पहली बार कंपनी को राजनीति, अब आप कंपनी पे कंट्रोल कर रहे हो प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं उसके कार्यों को राजनीतिक मान्यता दे रहे हो। तो कंपनी को राजनीतिक मान्यता 1773 के एक्ट में मिली, ये प्रोविजन जरूर ध्यान रखना है। और इसके बाद भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी, क्योंकि ध्यान रखना इससे पहले भारत में मुगल शासक था, लेकिन मुगल शासक का पतन हो गया, मुगल शासक का पतन हो गया तो उसके बाद छोटे छोटे सामंत उदय हुए, तो केंद्रीय कंट्रोल कोई नहीं था। लेकिन इस एक्ट में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और कंपनी को भारत का सुपीरियर माना। और कंपनी का क्योंकि दिल्ली पर, बंगाल पर, बम्बई पर, मद्रास पर सभी जगह कंट्रोल था, तो कंपनी को केंद्रीय शासन की नींव रखी और इसी आधार पर शासन किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग की जाए इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। तो इस एक्ट की अगर पूरी प्रोविजन देखें तो देखें, सबसे पहले इसमें एक कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया। तो बंगाल के जो गवर्नर थे, तो पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो बोरिंग हेस्टिन उस समय इनके गवर्नर थे। बोरिंग हेस्टिन इनके पहले गवर्नर, ये ध्यान रखना, पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? बोरिंग हेस्टिन। और इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर उसकी सलाह के लिए एक कार्यकारी यानी कार्यपालिका की तरह एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो कुछ नहीं, देखो क्या किया, पहला काम तो इन्होंने ये किया कि देखो एक तो बंगाल में के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर माना जाए, यानी बंगाली गवर्नर को नाम दिया इन्होंने कि बंगाली गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरी, इसकी सलाह के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बनाई जो कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद की तरह काम करेगी। तो ये 4 सदस्यीय समिति थी, यानी पहली बार एक मंत्री, अगर हम देखें सीमित लेवल पर मंत्री परिषद जैसी चीज़ें आ गई। और चूंकि उस टाइम गवर्नर जनरल पहले थे बोरिंग हेस्टिन, उस टाइम पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद इसमें यह था कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर और बंगाल गवर्नर, यानी कि क्या कहा कि देखो इनकी 3 प्रेसिडेंसी थी, एक थी बंगाल में, एक थी मद्रास में। तो इन्हें अगर हम देखें, इनकी एक ही चीज़ को देखें थोड़ा सा, तो इनकी अगर 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी एक तो थी बंगाल में, एक थी मद्रास में और एक थी बम्बई में। तो इस एक्ट में क्या किया है इन्होंने, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको इन दोनों से पावर बना दिया, उसके पास ज़्यादा शक्ति आ गई, इसलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल के गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल, जबकि इनको गवर्नर कहते थे, इनके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर कहते थे। तो बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था। इसमें एक प्रोविजन ये ध्यान रख रहे हैं, तो जो प्रोविजन वो जरूर आपको ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्या किया, एक काम इन्होंने कि इसमें इन्होंने 1774 में एक कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना करी। ध्यान रखना, एक न्यायालय गठन किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता। अब मैंने आपको जो बड़े बात चरण बताया, मैंने बोला कि सीमित लेवल पर प्रशासनिक चेंज करेंगे जिनमें बुरा व्यवस्था और न्याय, तो न्याय में सुधार करने के लिए इन्होंने 1777 में एक इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में एक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CGI प्लस 3 ये थे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से पहला काम ये काम। इसके अलावा जो कंपनी है उनके, अगर कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करना है तो उनके भ्रष्टाचार को रेगुलेट करना, तो इसलिए इन्होंने कंपनी के जो जितने भी कर्मचारी थे वो निजी कर्मचारी थे, उनको धीरे धीरे रेगुलेट किया गया था, उनके व्यापार को कंट्रोल किया गया था, उनको भ्रष्टाचार उसको सीमित किया गया था। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको क्यों था। क्योंकि देखो यहाँ से जो कंपनी में काम करने वाला जो कर्मचारी है और ब्रिटेन में काम करने वाला कर्मचारी अगर दोनों एक ही लेवल पे, तो इस भारत में काम करने वाले कर्मचारी की इनकम बहुत ज़्यादा थी, तो ये ब्रिटेन में बड़ी सही उससे रहता था, इतना पैसा यहाँ से कमा के देता था और ब्रिटेन में सारी जिंदगी जीता था। तो इन्हीं के जो समकक्ष थे वो इनसे जलते, उनके कहना था कि यार ये इतने पैसे कहाँ से कमाते, तो उन्होंने ही ब्रिटेन संसद में दबाव बनाया कि कंपनी को रेगुलेट करो, अदरवाइज ये नुकसान आपको हो जाएगा। तो उन्होंने ही कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का एक्ट लेके आए थे। तो इसमें क्या किया कि कंपनी के कर्मचारी, उनके व्यापार है, उनके निजी व्यापार है, उसको कंट्रोल किया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने
कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो ध्यान रखना, कंपनी का अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें कंपनी के जितने भी प्रकार के डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं और कंपनी के संबंधित जितने भी डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले जो कंपनी का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसी को कंट्रोल कर लिया। किसने? वेटरन संसद। तो उसको कंट्रोल किया और उससे बोला कि आपकी कितनी इनकम आती है, कितना आप खर्च करते हो, क्या आप सेना रखते हो, वो सारी जानकारी आप हमें देंगे। तो 4-5 प्रोविजन इसके अंतर्गत किए गए थे, जिसमें पहला था कि बंगाल में एक तो गवर्नर जनरल, दूसरा जिसमें और जिसको बोरिंग हेस्टिंग पहले बने थे, इसके बाद एक न्यायालय, इसके बाद एक तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे ज़्यादा बंगाल को ज़्यादा महत्व दिया गया था, बंगाल कंट्रोल पर लाया गया था। अगर एक और चीज़ हम देखें इसमें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उस पर संसद ने अपना कंट्रोल बढ़ा दिया और उसे बोला कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें देना, और इसके बाद कंपनी के व्यापारियों को निजी, जो कंपनी के जितने भी कर्मचारी उनके निजी व्यापार है इसको सीमित कर दिया गया। इतने प्रोविजन आप इनको 2-3 बार देख लेना, यहीं से आपको सवाल मिल जाएंगे। इसके बाद आता है 1784 के एक्ट। हुआ क्या था कि 1773 के एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, तो इसलिए 1784 का एक्ट आया था, और 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया था, क्योंकि उस टाइम इनका जो एक और चीज़ ध्यान रखना, 1773 के एक्ट के बाद एक और चीज़ बता दूँ, 1773 का इनका जो एक्ट था, 1773 के एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, और इन कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था जिसे बोला गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में, और इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत चीज़ें चेंजेस की गई थी। चीज़ें चेंजेस क्या की गई, जो 1773 का जो एक्ट था उसमें जो न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके क्षेत्राधिकार को ढंग से घोषित नहीं किया गया था कि ये न्यायालय किस किस की सुनवाई कर सकते हैं। तो 1773 के एक्ट में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था। तो सबसे पहले आया 1773, उसके बाद 1781, अब आएगा 1784 का एक्ट। 1784 के एक्ट की अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखना, पीसीएस में डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ जाते हैं कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या थी, पिट्स ऑफ क्या था। यूपीएससी में भी आपके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको एक एक चीज़ें ध्यान रखनी। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये 1784 में आया था। पिट्स उस टाइम उनके प्रधानमंत्री थे, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था पिट्स। तो देखो इसमें क्या किया गया था कि देखो ध्यान रखना, मैं आपसे बता रहा हूँ 1773 से लेकर के अंत तक 1943 तक, या हम बात करें 1858 तक, ये कंपनी ब्रिटेन संसद इस प्रकार का कानून बनाया, कंपनी पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बनाया जाए और कंपनी की शक्ति को धीरे धीरे बाइफरकेट किया जाए, सीमित किया जाए। तो जितने भी प्रोविजन आएंगे उस पर ध्यान रखें। तो 1784 के एक्ट में उन्होंने सबसे पहली बात क्या की कि कंपनी के जो राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया। क्यों किया? क्योंकि कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक इसलिए किया क्योंकि देखो, जब दोनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती हैं तो पावरफुल बन जाता है। इन्होंने क्या कर दिया कि उसको बाइफरकेट कर दिया। और कैसे बाइफरकेट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम तो इससे बोला कि आप तो वाणिज्यिक काम करो, जो कंपनी के जितने भी व्यापार बिजनेस कंपनी का है उसको आप देखो, और ये कंपनी का प्राइवेट आदमी था, कंपनी का खुद का था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इससे बोला कि आप कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को देखो। और ये क्या, ब्रिटेन की संसद का आदमी थे, ये ब्रिटेन के संसद के लोग होते थे। तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन की संसद धीरे धीरे अपना इंटरफेयर जमा ही दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इस पर। और ध्यान रखना, इसमें भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो कंपनी को नीचे कर दिया और संसद ने अपने आप पावर ज़्यादा बढ़ा दी। तो ये इसमें किया गया था। इसके अलावा देखो, ये था नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त थी कि वो ब्रिटेन नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कितनी पावर थी कि सैन्य राजस्व सारी गतिविधियों का नियंत्रण कर सकता था। तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बहुत ज़्यादा शक्ति मिली। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य कौन होते थे? ब्रिटेन की संसद के। तो ब्रिटेन की संसद ने अपना कंट्रोल बढ़ाया। इस एक्ट को दो महत्वपूर्ण कारण से बताया कि पहली बार इस एक्ट में कंपनी के अधीन, भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटेन, ध्यान रखना, पहले कंपनी का नाम था, अब ब्रिटेन का नाम आ गया। यानी कि पावर ये शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये धीरे धीरे कंपनी ने, ब्रिटेन संसद ने इस एक्ट में बोला कि जो भारत में आपका शासन है वो आपका शासन नहीं, ब्रिटिश शासन है। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट होगी, ब्रिटिश आधिपत्य। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1784 के एक्ट में किया गया था। और दूसरी बात, ब्रिटिश संसद अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार को भारतीय कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर पहली बार पूर्ण नियंत्रण मिला, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका गठन इसी दौरान किया गया था।
तो अगर आप इन प्रोविजनों को अगर समझोगे, इनमें जानोगे कि ऐसा किया गया तो क्यों किया गया, तो आपको भूलेंगे ही नहीं कभी, आप किसी भी तरह से गलत नहीं करेंगे। तो बेकाम में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। इसके बाद 1792 1793 के एक्ट आते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं थे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ते हैं उसके बाद 1833 13 का एक्ट। 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट इसमें दिया गया है, मैं बताता हूँ। 1813 में एक्ट में एक तो मैंने बताया था कि 1813 में इनकी नीतियाँ बदलेंगी। अब इनकी नीतियाँ है वो औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित होंगी। तो कंपनी के जो एकाधिकार है उसको इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त किया। बोला कि कंपनी का भारत में जो एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। कंपनी का ये है कि चीन में अभी भी चीन में व्यापार करने के लिए कंपनी का अभी भी एकाधिकार बना हुआ था, लेकिन भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया। यहीं से ईसाई मिशनरियों को परमिशन दे दी गई थी। यही इसी एक्ट के अंतर्गत यूरोपियों को भारत में बसने की परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। धीरे धीरे यूरोपियों को भारत में लाया जाए ईसाइयों, और इसी एक्ट के अंतर्गत पहली बार 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च करने की अनुमति है। ध्यान रखना 1813 के बाद इनकी नीति औद्योगिक पूंजीवाद में चली गई, और औद्योगिक पूंजीवाद का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को बाजार के रूप में कन्वर्ट किया जाए और बाजार के लिए भारतीयों के विचारों को बदला जाए, इसलिए शिक्षा पर निवेश की परमिशन इस एक्ट के अंतर्गत दी गई थी। और यही कारण है कि धीरे धीरे ब्रिटेन ने शिक्षा पर व्यवहार की, लेकिन वो 1 लाख रुपये खर्च हुए नहीं थे कहीं पर। इसके बाद आता है 1833 का एक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1833 के एक्ट से। 1833 के जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही कि इन्होंने केंद्रीकरण किया, और केंद्रीकरण के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, बंगाल की जो गवर्नर है उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी, बंगाल गवर्नर की। तो यही था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पूरे देश में था। पहले उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, ध्यान रखना 1773 में क्या बोला गया, उसको बंगाल का गवर्नर, और 1833 में क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बोले, उसको समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां हैं उसको प्राप्त हो गई थी। एक चीज़ ध्यान रखना। और इस दुनिया में पहली बार सरकार द्वारा निर्माण किया गया कि ब्रिटिश कब्जे वाले को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में नियंत्रण, यानी ध्यान रखना संपूर्ण ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि ये बोला गया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसका जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन का कंट्रोल है, कंपनी का कंट्रोल है, उस पर सब पे कंट्रोल रहेगा, और इसलिए बंगाली गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और यही इसलिए पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो विलियम बेंटिक, ये कंफ्यूज मत होना, पहला बंगाल का गवर्नर की जनरल की बात करें तो वो तो था वॉरेन हेस्टिंग, और पहला अगर हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना विलियम बेंटिंग है, वो इसके पहले गवर्नर जनरल थे। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया था कि जो बंगाल और मद्रास, जो मुंबई, ये मुंबई है और इधर मद्रास है, इनकी जो विधायिका थी उस टाइम गवर्नर के पास थोड़ी थोड़ी सदस्य समिति इनके पास थी जो विधायिका बोलते थे, तो इनकी विधायिका की सारी शक्तियाँ छीन ली। अब कानून बनाने की शक्ति केवल बंगाली गवर्नर जनरल को सौंपी गई, जिसे भारत गवर्नर जनरल बोला गया है। तो यही कहा गया था कि इस एक्ट में नियम, इस एक्ट के अंतर्गत जो पहले जो कानून बनाने की शक्ति है वो ब्रिटिश सरकार ने और बंगाल गवर्नर को ज़्यादा दे दी। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि, अब कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, चीन से भी समाप्त कर दिया, और कंपनी के अधिकार को अब पूरी तरह ब्रिटिश राजशाही अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। 1833 के एक्ट में पहली बार एक चीज़ आई कि जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सेवक है, उनकी पहले क्या होता था, डायरेक्ट नियुक्ति करते थे, कंपनी अपने लेवल पर नियुक्ति कर लेती थी, बाद में कुछ ब्रिटेन संसद अपने लेवल पर नियुक्ति करती थी। लेकिन इस एक्ट में बोला गया था कि नहीं, इस एक्ट में पहली बार बोला गया कि क्यों ना कि ओपन एग्जाम करवाई जाए, और ओपन एग्जाम में भारतीयों को भी, ओपन एग्जाम है उसका आयोजन किया जाए और ओपन एग्जाम के माध्यम से कंपटीशन कराया जाए। लेकिन इसमें ये बोला गया था कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध क्यों किया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसलिए विरोध किया कि पहले जो सिविल सर्वेंट होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नियुक्त करता था। अब वो अपनी उससे अब क्या हो रहा था कि अब जब खुले में एग्जाम करवाया, कंपटीशन करवाया जा रहा था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्ति सीमित हो रही थी, क्योंकि अब ये जो सिविल सर्वेंट आएंगे ये ब्रिटेन संसद के प्रति ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। हालांकि इसमें पहली बार खुली जो ओपन कंपटीशन है उसकी नीति अपनाई कि ऐसा करो कि एक एग्जाम करवाया जाए, उसके माध्यम से सिविल सर्वेंट है उनको भागीदार किया जाए। तो ध्यान रखना 1833 के एक्ट की जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है कि एक जो केंद्रीकरण है वो किया गया था, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, जो कंपनी के जो डायरेक्टर है ये हो गया, उसके बाद उसको सारी विधायिका शक्ति दे दी, उसको सारा कंट्रोल दे दिया। इसके अलावा ओपन एग्जाम की बात की गई थी। तो ये मुख्य जो प्रोविज़न इनको आपको देखना है।
इसके बाद आता है 1853 का एक्ट। तो 1853 के एक्ट में ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ध्यान रखना ब्रिटेन सरकार जो 1813, 1793 या 1833 इन एक्टों को जो प्रोविजन कर रही थी, इन एक्टों को जो लागू कर रही थी, तो कह रही थी कि भारत में अगले 20 साल तक कंपनी का ही शासन माना जाएगा, अगले 20 साल तक ही कंपनी का शासन माना जाएगा। लेकिन 1833-53 के एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया कि अगले 20 साल में हम कंपनी का शासन होगा। तो इस दौरान कंपनी के शासन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना चालू हुए थे। और इसी दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविजन था इस एक्ट के अंतर्गत, वो प्रोविजन ये था कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखो 1773 का एक्ट है, इसमें गवर्नर है, इसकी परिषद है, इसको बोला गया कार्यकारी। ये सभी काम करती थी, विधि भी बनाती थी और क्रियान्वयन भी करती थी। 1853 में क्या कर दिया कि इसकी शक्तियों को भी बाइफरकेट कर दिया, विभाजित कर दिया। इसकी ये गवर्नर है, तो इसकी एक कार्यकारी परिषद होगी और एक विधायी परिषद होगी। कार्यकारी परिषद ये नियमों को लागू करेगी, विधायी परिषद ये विधियाँ बनाएगी। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये किया गया था, ठीक है ना। और जिसमें ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसे केंद्रीय विधान परिषद बोला गया था। परिषद की इस शाखा में छोटी संसद की तरह काम करती थी, जो ब्रिटेन संसद के प्रति जिम्मेदार रहती थी। मतलब ये है, तो ये कहने मतलब ये हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन में जो बड़ी संसद थी उसका छोटा रूप ये था भारत में, ठीक है ना। तो इस हालात में एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम किया। दूसरी बात, जो सिविल सेवकों की चयन की जो खुली प्रतियोगिता है उसका यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग हो गया। और इसमें पहली बार भारतीयों के लिए भी खोल दिया कि भारतीय भी एग्जाम दे सकते हैं 1853 के एक्ट के अंतर्गत। 1833 के एक्ट में बात बन रही थी, मुद्दे भी आए, लेकिन उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हो सका, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि ब्रिटेन का जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का, उसने मना कर दिया। लेकिन इसमें पहली बार मैकाले समिति की जो रिकमेंडेशन थी, उसके बाद भारत में सिविल सेवकों की भर्ती हुई और भारतीयों को भी इसमें एग्जाम देने की योजना हुई। और इसी के बाद भारतीय है वो एग्जाम में शामिल हुए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारत में इंग्लैंड शासन के मतलब ये कहा था कि इसमें क्या होता है कि पहले मैंने बताया था कि पहले जितने भी एक्ट आते थे उसमें ब्रिटिश संसद कंपनी को टाइम देती थी कि अगले 20 साल तक भी आपका शासन रहेगा। इस एक्ट में वो बंद कर दिया। इस एक्ट में जो कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, ये ब्रिटेन के इस एक्ट में बोल दिया गया कि हम कभी भी कंपनी का एक्ट है जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो कंपनी के शासन को किसी भी स्थिति में समाप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, प्रथम बार जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रावधान दिया गया था। यानी कैसे, देखो मैंने बताया था कि केंद्रीय यानी बंगाल का एक गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल होगा, इसके लिए एक विधायी परिषद, और इसी की विधायी परिषद को केंद्रीय विधायी परिषद बोलते क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर माना जाता था, भारत के लेवल पर माना जाता था। इसमें क्या होता था कि अभी तक ब्रिटेन से ही लोग आते थे, ब्रिटेन से ही सब कुछ होता था। ऐसे पहली बार भारत के जो यहाँ के लोकल थे उनको शामिल कर लिया गया था, यानी कि स्थानीय प्रतिनिधि, यानी कि स्थानीय प्रतिनिधि कैसे, हालांकि थे तो ब्रिटेन के ही, मतलब ब्रिटेन की कंपनी के आदमी, लेकिन वो भारत में काम कर रहे थे। जिसमें आप पढ़ सकते हो, एक तो जैसे गवर्नर जनरल की 6 नए सदस्यों में 4 बंगाल से चुने गए थे, एक मद्रास से, एक बम्बई से और कुछ आगरा के। यहाँ से इनकी जो प्रांतीय जो सरकारें थी वहाँ से कुछ लोगों को भर्ती किया गया था इस दौरान। तो पहली बार भारतीय एरिया से लोगों को शामिल कर लिया गया, तो स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था इन्होंने, ठीक है ना। यानी कि स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय लोग इसमें शामिल हुए थे, स्थानीय यानी कि भारत में शासन करने वाले लोगों को शामिल किया गया था, ना कि ब्रिटेन में शासन करने वाले लोगों को। तो भारतीय शामिल नहीं हुए, स्थानीय प्रतिनिधित्व मिला। जो फिर मैं कहना चाहूँगा, स्थानीय प्रतिनिधित्व समझो, स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब ये था कि जो ब्रिटेन की कंपनी यहाँ शासन कर रही थी उसके अपने भी प्रांत थे, उनमें भी प्रशासन करने वाले लोग थे, तो उनको भागीदार में शामिल किया गया था, ना कि भारतीयों को, ठीक है ना। इसके बाद 1857 में क्रांति होती है। 1857 क्रांति के बाद ब्रिटेन संसद को लग जाता है कि अब कंपनी के बस की बात नहीं है भारत में। तो अब 1858 के एक्ट में जो इनकी नीतियाँ बदल जाएंगी, पूरी मैंने आपको बताया था। तो अब इनकी नीति देखेंगे अगर हम, तो देखो अगर हमने 1833 का एक्ट देखा तो वो औद्योगिक पूंजीवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मैंने बताया था कि किस तरीके से उनकी नीतियाँ औद्योगिक पूंजीवाद, क्योंकि वो केंद्रीकरण किया। अब केंद्रीकरण क्यों किया? क्योंकि एक युद्ध, उन्हें युद्ध करने थे, उन्हें साम्राज्य का विस्तार करना था, उन्हें भारत के जुदा जुदा बाजार को अपनी ओर अट्रैक्ट करना था अब ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उन्हें केंद्रीकरण कर दिया। ध्यान रखना, इसलिए किया था वो केंद्रीकरण। और इसका परिणाम ये होगा कि केंद्रीकरण करने की वजह से सारी शक्तियाँ है वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता था,
उसके पास आ गई। और इसका परिणाम ये हुआ था कि भारत में 1857 का विद्रोह हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उनके पास ज़्यादा क्षमता नहीं थी। तो फिर बाद में इनको समझ में आ गया कि अब शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। तो 1857 के एक्ट की अगर बात करें तो इसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ, और उसमें पहली बार ये हुआ था कि जो अब शासन है कंपनी के शासन को समाप्त कर देगा। इसमें सबसे पहली बात क्या की कि कंपनी के शासन को समाप्त कर देगा। यानी कंपनी के शासन को इसमें समाप्त कर दिया गया। पहला प्रोविजन तो ये था। और इसकी वजह किसका शासन होगा? ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश राजा का। ठीक है ना। और इसलिए जो गवर्नर था, जो बाहर गवर्नर बोला जाता था, उसको अब वायसराय शब्द बोला जाएगा। वायस मतलब जो वायस यानी जो ताज का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको, तो वायसराय बोला गया था। और इसलिए लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। ये शब्दों का ध्यान रखना। देखो मैं 3 शब्द फिर बोल रहा हूँ। बंगाल के गवर्नर, दूसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल, तीसरा है भारत के गवर्नर जनरल, और चौथा वायसराय। तो देखो बंगाल का गवर्नर की अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव माना जाते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल की पहली बात करूँ तो बोरिंग हेस्टिन, और बंगाल के भारतीय गवर्नर जनरल की बात करूँ तो विलियम बेंटिंग, और वायसराय की बात करूँ तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज़ से ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना, कंपनी का जब शासन ही समाप्त कर दिया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या जरूरत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या जरूरत, इनको भी समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया अब किसके बाद कि अब देखो ब्रिटिश ताज का शासन है, तो ब्रिटिश ताज के शासन का यानी ब्रिटिश शासन है वो यहाँ पर स्थापित हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक भारत सचिव नाम से एक पद बनाया। और भारत सचिव कुछ नहीं, जैसे हमारी मंत्री है, हमारे मंत्रालय है या हमारी मंत्री परिषद है, उसमें एक पद होता है ना कि शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। इसी प्रकार के ब्रिटेन के जो मंत्री परिषद था उसका एक मंत्रालय था भारत सचिव। ध्यान रखना। तो भारत सचिव क्या था? ब्रिटेन का एक मंत्री था। तो भारत सचिव को सौंपा गया, और भारत सचिव के साथ इसके कार्यों की सलाह करने के लिए परिषद भी गठित की गई थी। ठीक है ना। और ये ऑब्वियसली मंत्री परिषद का सदस्य था ब्रिटेन की का, तो ब्रिटेन की संसद के प्रति क्या रहेगा? उत्तरदायी रहेगा। ठीक है ना। इसके अलावा इस एक्ट में और प्रोविजन किए गए थे कि भारत सचिव की सहायता के लिए मैंने बताया था कि 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। कितनी सदस्यीय? 15 सदस्यीय परिषद है, इसका गठन किया गया था। और भारत परिषद, जो भारत सचिव थे वो भारत परिषद के अध्यक्ष थे। इसके तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था। इसमें भारत में वही है सेम कि जो भारत में होने वाले सारे जो मुद्दे थे उनको इसी के द्वारा सॉल्यूशन किया जाता था। और इसके माध्यम से 1858 के एक्ट की अगर हम बात करें तो 1858 के एक्ट में धीरे धीरे ये काम किया गया था कि कंपनी के शासन की समाप्त कर दी जाए, और ब्रिटेन की जो राजा है उसका शासन को बढ़ाया जाए। इसके बाद अगर हम 1861 के एक्ट की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन उनका ध्यान रखना। देखो 1853 में बोला गया था स्थानीय प्रतिनिधित्व, और 1861 में बोला गया था भारतीय प्रतिनिधित्व। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश कंपनी के जो विभिन्न प्रकार के प्रांत थे उनमें ब्रिटेन के ही लोग जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उनकी भागीदारी को शामिल कर दिया गया था, वो था स्थानीय प्रतिनिधित्व। ठीक है ना। और एक है भारतीय प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें अब पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें यह किया गया था कि वायसराय द्वारा कुछ भारतीयों को उसकी जो परिषद है वायसराय की परिषद है उसमें शामिल किया गया था गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मतलब उनको ज़्यादा मतलब प्राइवेट जो सदस्य होते हैं उनके रूप में। और ऑब्वियसली जैसे अगर आप बात बोलोगे तो हमारे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनको सामान्य सरकारी सदस्य बोलते हैं, और जो सांसद होते हैं उनको एक तरह से क्या बोलते हैं? निजी सदस्य। तो वैसे ही तो 1892 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी जो विधान परिषद है उसमें शामिल किया गया था गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। तो कौन कौन थे उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सवाल पूछ लेते हैं। तो एक है बनारस का राजा, बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे, और एक सर दिनकर राव। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया था। तो पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूं तो काम कम मिला 1861 के एक्ट के अंदर। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात करूं तो 1853 के एक्ट के अंदर। ये आपको कंपेयर करते हुए चलना है, कन्फ्यूज मत होना। दूसरी बात, 1833 के एक्ट में जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया था यहाँ विकेंद्रीकरण कर दिया। 1833 के एक्ट में बोला गया कि बंगाल की जो गवर्नर है उसी को विधायी शक्ति प्राप्त होंगी, वही सब पे शासन बनाएगा, और ये जो मद्रास है या ये जो बम्बई है इस पर कंट्रोल बंगाल करेगा। लेकिन इसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। इसमें बोला गया कि शक्तियों को पुनः दे दी गई,
और 1833 एक्ट में जो रेगुलेटिंग की गई थी वो इसमें क्या कर दिया, अब उनको राज्यों को स्वायत्ता दे दी। अब राज्य अपने लेवल पर विधि बना सकते हैं, उनका गवर्नर होगा, उनकी एक परिषद होगी, वो अपने लेवल पर विधि बना देंगे। और भारतीय गवर्नर एक तरह से प्रधानमंत्री की तरह होगा, और क्षेत्रीय गवर्नर एक, जैसे भारतीय गवर्नर तो हम राष्ट्रपति की तरह कह सकते हैं, और क्षेत्रीय गवर्नर को हमारे राज्यपाल की तरह होंगे, और उनकी अपनी संस्थाएं होंगी। इस तरीके से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंतर्गत कर दिया गया था। इस एक्ट में एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो भारत में विधान परिषदों का गठन किया गया था प्रांतों में, जिसमें हम ये ध्यान रखना कहाँ पर, तो बंगाल, नॉर्थ वेस्ट जो सीमा प्रांत है वो, और पंजाब, इनमें विधान परिषद है उनका गठन किया गया था। यानी गवर्नर, देखो पूरा ढांचा देखो, ये तो होता है केंद्रीय, यहाँ पर होता था वायसराय, और इसकी होती थी परिषद, ठीक है ना। इसी प्रकार एक होता है प्रांतीय, इसमें होगा गवर्नर और इसकी होगी परिषद। तो इन्हीं परिषदों को गठन किया गया था, ये थी। इसके अलावा वायसराय को पहली बार नियम और आदेश बनाने की शक्ति इसमें दे दी गई थी। कार्य संचालन की जो कुछ नियम बनाने की शक्ति है वायसराय को दे दी गई, और पोर्टफोलियो प्रणाली है उसको मान्यता इसी में दी गई थी। और वायसराय है वो मुख्य रूप से वायसराय को ज़्यादा, मतलब कुल मिलाकर के अभी भी दो चीज़ें थी, एक तो कार्य परिषद थी और एक वायसराय थी, लेकिन शक्ति वायसराय के पास ज़्यादा थी, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भी वायसराय को मिली। तो हमारे संविधान में जो अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति और गवर्नर को मिली हुई है वो 1861 के एक्ट से प्रभावित है। 1861 के एक्ट में सबसे पहले अध्यादेश की शक्ति, और अध्यादेश आप जानते हैं कि जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, संसद के किसी भी सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और आपातकालीन रूप से कोई कानून बनाने की अगर जरूरत पड़ी है, तो उस दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल है वो अध्यादेश बना के माध्यम से कानून बना सकता है। तो खामली 1861 के एक्ट के अंदर। इसके बाद 1892 की अगर देखें तो इसका बैकग्राउंड देखो कि किस तरीके से बैकग्राउंड था कि कांग्रेस आ चुकी थी, है ना। तो कांग्रेस का उदारवादी क्षेत्र यहाँ पर प्रभाव होने लगा है, तो कहीं ना कहीं भारतीयों पर अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारतीयों को इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें क्या किया गया था कि केंद्रीय और विधान परिषद है उनमें गैर सरकारी सदस्य यानी कि वो प्राइवेट सदस्य, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उनमें भारतीयों को शामिल किया गया था। यानी कि धीरे धीरे भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें ब्रिटिश शासन है उसको एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो भारतीयों की भागीदारी शासन में बढ़ानी होगी। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, लेकिन इंपॉर्टेंट पद नहीं देंगे, तो इसलिए गैर सरकारी सदस्यों के रूप में ही इनको रखा गया था। तो ध्यान रखना 1892 के एक्ट में जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई थी, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। लेकिन अभी भी जो संख्या ज़्यादा थी वो सरकारी सदस्यों की थी, तो इसलिए कोई निर्णय पे बहुमत होता था तो सरकारी सदस्यों के पक्ष में चला जाता था। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर दूसरे रूप से देखें तो ज़्यादा फायदा होता नहीं था भारतीयों को। दूसरी बात, इसमें विधान परिषद है क्योंकि भारतीय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में थे, वो विधान परिषद के सदस्य थे, तो उनको थोड़ी बहुत शक्ति दी गई कि प्रश्न पूछ सकते, थोड़ा बहुत बजट पर वो क्या कर सकते, बहस कर सकते, प्रश्नों को पूछ सकते। पहली बार यहाँ पर आई थी सीमित लेवल पर विधान परिषद के प्रति जो शक्तियाँ हैं, यानी कह सकते हैं संसद को पहले लेवल पर सीमित लेवल पर शक्तियाँ मिली थी यहाँ पर कार्यपालिका को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि 1861 में तो कार्यपालिका ही पावरफुल थी, 1892 में थोड़ा सीमित लेवल पर उसको कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे जो विधान परिषद है उसकी संख्या बढ़ाई गई थी, उसकी शक्तियाँ बढ़ाई गई थी। केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का वायसराय के शक्ति प्रावधान किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका नामांकन है वो वायसराय करता है। तो अभी भी वायसराय की ज़्यादा पावरफुल बढ़ रही हुई थी, जैसे हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है ऐसे ही वायसराय इनको मनोनीत करता था। तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो इस एक्ट में केंद्रीय और विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग हाल से इस एक्ट में नहीं किया गया था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि पहली बार जो प्रत्येक चुनाव की अगर बात की जाए तो अगर हुआ तो 1892 के एक्ट में, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया था। व्यवहारिक रूप 1909 के एक्ट में दिया गया था। तो प्रत्येक चुनाव सही ढंग से 1909 के एक्ट में हुआ था, जो कि 1909 के एक्ट को माल्य मिंटो बोलते थे, क्योंकि उस समय भारत के लॉर्ड माल्य भारत के राज सचिव थे, यानी कि जो, और वायसराय भारत के लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इस एक्ट को देखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इस एक्ट को देखने से पहले उस टाइम के बैकग्राउंड पे फोकस करो थोड़ा सा कि 1909 में क्या चीज़ें हो रही थी। अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हुई तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो अब हम जो 1909 का एक्ट है, यहाँ से जो एक्ट आ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि उनका हमारे संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए
हम आपको एक तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहते, इसलिए इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे से हम कल से 1909 का एक्ट है उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्सेप्ट, कई बार लोगों में ऐसा सुना है कि यूपीएससी नाम पे डर लग जाता है पीसीएस वालों में, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एग्जाम में बराबर हो गई है और दोनों में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे ध्यान कोशिश करता हूँ कि अगर सच में आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, अगर आपको फैक्टों को भी याद करना है, तो उस टाइम की कॉन्सेप्ट को जरूर लगाएं। तो इसलिए ध्यान रखना, जितने भी एक्टों में फैक्ट आए हैं उनको ध्यान रखना है। कब अध्यादेश पहली बार आया, कब सिविल सेवा की भर्ती हुई, कब स्थानीय प्रतिनिधित्व आया, कब कब मतलब भारतीय प्रतिनिधित्व को दिया गया था, कब सरकारी सदस्यों की गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, कब ओपन एग्जाम होने लगी। यही एग्जाम आपसे सवाल पूछे जाते हैं और बिल्कुल ऊपर से सवाल पूछे जाएंगे पीसीएस में तो, और यूपीएससी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बेस कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे 1909 के एक्ट को पढ़ेंगे, 1919 को, 1935 को, है ना। उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाए और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी देखेंगे, संविधान के भागों को भी देखेंगे। जो चीज़ें आपको बताई गई वो चीज़ें आपको हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर मेहनत करते रहिए और टेस्ट जितने भी चीज़ें हैं इनका रिवीजन करें। आप अपने जो चीज़ आपने नोट्स बनाए उनको भी रिवीजन करें। कुछ ये नोट्स आपको शेयर कर दी जाएंगे, इनको भी रिवीजन करें। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।